हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों को हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली वी आर लेक्चर नंबर 7 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। और अब अभी हम लास्ट क्लास में पढ़े थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो आज इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं वहीं से अपन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो बेसिकली अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट मीन्स अगर आपका सॉल्वेंट फिक्स्ड है और आपने उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड किया, बट अगर उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है तो वो प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगी। दोस प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमको पढ़ना है। तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें से पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली। एक बार उसके फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। ठीक है ना? बट बिफोर वी स्टार्ट, मैंने आपको बोला था कि चारों के चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन। हम इनको सभी के सभी की डिस्कस करें कैसे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, किस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यस, ध्यान रख कि भाई हमारा जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। हम एस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन को डील करने वाले हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन जिसका पी नॉट क्या होता है, जीरो, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड। ठीक है ना? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था कि भाई आपने जैसे एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो जिसके कारण क्या हुआ, उस सॉल्यूट की वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी तो है नहीं। तो जिसके कारण क्या हुआ, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। एंड वहां पे हमने एक टर्म डिफाइन किया था दैट वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। एक टर्म है जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। एंड दिस टर्म इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ मोल फ्रैक्शन इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे। फिर भी मैंने आपको बोला था ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई तुम कैलकुलेट करो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई वो चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, बट हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। कि हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल्स का डेटा दिया हो और आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी सॉल्यूशन पूछ रहा हो, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज ना करें, रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बिकॉज जब आप मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करना, सॉल्व करना कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस थर्ड वाले एक्सप्रेशन को आप यूज करें। बट उसके बिहाफ में मैंने आपको एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया था विच इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। भाई वो एक्सप्रेशन था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। नॉट, इट इज नॉट पी नॉट, इट इज पी एस, दैट इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज पी एस। ठीक है ना? पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी एस क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया, ऐड बनाया कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्सप्रेशन की मदद से भी आप कुछ भी पूछा गया आप निकाल सकते हैं। देखो जनरली क्वेश्चन में क्या क्या नोन कर सकता है, या तो क्वेश्चन में आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है जनरली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मैं आपको बता दूं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रियल टाइम यूज, एक्सपेरिमेंटल यूज भी हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को निकालना। भाई पी नॉट आपको पता होता है एक्सपेरिमेंटल, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी आप निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। भाई आपके लिक्विड सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, वो एक्सपेरिमेंटली आप डिवाइस लगा के, मैनोमीटर लगा के प्रेशर पीएस भी निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली आपको पता है सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी पता होती है, लेकिन आपने सॉल्यूट क्या ऐड किया ये आपको नहीं पता होता। तो जनरली वो जो सॉल्यूट आपने ऐड किया उसका मोलर मास निकालना, बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एक्चुअल यूज ही यही है लैब में, टू कैलकुलेट द अननोन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज एडेड इन द सॉल्वेंट। भाई आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो आपका उसका मास पता होता है,
बट उसका मोलर मास नहीं पता। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो बिकॉज आपको क्वांटिटी पता है कि आपने कितना सॉल्वेंट ऐड किया, आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया, सब कुछ आपको पता है, बट सॉल्यूट क्या ऐड किया ये आपको नहीं पता। दैट इज व्हाट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो इस एक्सप्रेशन की मदद से या तो आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ सकता है, या तो आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो आप इस एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने का एक और एडवांटेज है जब मैं आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब इसी एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि भाई आपने वेपर प्रेशर को पढ़ा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकाला जो कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप किस पे, मोल फ्रैक्शन पे। बट सामने वाला जो एग्जामिनर है ना आपको परेशान कर सकता है, परेशान कर सकता है। हो सकता है वो आपको कंसंट्रेशन दे बट इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी दे दे। और इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी में आपको इंटर कन्वर्ट करना सिखाया था। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है, बस यहाँ पे एक स्टेप का है बस। उससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम कंफ्यूज नहीं होगे कि 1000 ऊपर था कि नीचे था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर था कि नीचे था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था कि सॉल्यूट था, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो 2 मिनट लगेगा, आप इसके डेरिवेशन को ध्यान रखो कि इस स्टेप से ये स्टेप में कैसे आते हैं। और ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर एग्जामिनर ने आपको, सामने वाले ने क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी दे दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग द मोल्स का डेटा या मोल फ्रैक्शन का डेटा, ठीक है ना। सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन केस मोलैलिटी इज गिवन, ठीक है ना। सो ये लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो लेट्स मूव टू द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साथ ही साथ थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों को हम साथ साथ में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि आपने जैसे एक लिक्विड सॉल्वेंट पे आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया, तो जो सॉल्यूशन बना ना उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ गया। दैट इज व्हाट मेंट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर लिक्विड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर लिक्विड, the boiling point of that new solution now increases, which is known as elevation. Elevation means बढ़ना। अब क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन समझो बेटा, मैं आपको पहले थ्योरेटिकली समझाता हूँ। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, which in case is atmospheric pressure। भाई ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो पानी है भाई मेरे पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में, इसका वेपर प्रेशर है कितना, लेट से 200 mm ऑफ Hg। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ Hg। मैंने इस पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, फाइनली एक टेम्परेचर आया कौन सा 100 डिग्री सेल्सियस। एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, now it has become equals to external pressure that is 760। now this particular temperature is known as boiling point। अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने इसी पानी पे आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। बताइए, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया इस पानी में, इस पानी का अब वेपर प्रेशर और कम हो गया। हमने भी थोड़ी देर पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ द न्यू सॉल्यूशन नाउ डिक्रीजेस। भाई लेट से पहले 200 था तो अब 150 हो गया। तो क्या इस 150 को 760 तक ले जाने के लिए क्या मेरे को टेम्परेचर और लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। दोबारा सुनिए भाई, आपने जैसे ही सॉल्यूशन बनाया बाय एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाउ इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब कम हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लेट से प्योर वाटर का 200 था, अब हो गया लेट से 150 के बराबर, 150 mm ऑफ Hg के बराबर। अब इस 150 को 760 के बराबर लाने के लिए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लाने के लिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देयरफॉर वी से दैट एज सून एज जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है the boiling point of the solution now increases। that's why we have used the word elevation in boiling point। ग्राफिकली भी इसको समझो, ये लैंग्वेज मैंने लिखी हुई नीचे, आप लोग पढ़ लेना बेटा इसको जब आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको मैं समझा सकता हूं आपको कि भाई वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिश्ता कुछ ऐसा ग्राफ होता है, कुछ ऐसा कर्वेचर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। जब मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में, ये लेट्स से दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे ही आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या बोल सकता हूं मेरा वेपर प्रेशर कम हो चुका है।
तो क्या ग्राफ जस्ट उसके नीचे जाएगा पूरा। नाउ दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। भाई लेट्स से एक्सटर्नल प्रेशर आपका 760 mm है, तो इस पर्टिकुलर जब आपका वेपर प्रेशर द वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, भाई ये आपका ये जो वेपर प्रेशर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर क्या देगा भाई, ये देगा आपको टी नॉट बी। व्हाट इज टी नॉट? टी नॉट रिप्रेजेंट्स दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट नीचे जो जीरो लगा ना, इट रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब थोड़ा एक्सटेंड कर ले ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो भाई द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बेटा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेरा वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जा रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे को क्या देगा? टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट वर्ड हम यूज करते हैं जब हम जनरली हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, और जब नॉट हटा देते हैं तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टीबी रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आपको ग्राफिकली दिख रहा है कि टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी एक्स एक्सिस में आके, और यही जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डेल्टा टीबी, जिसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यही डेल्टा टीबी हमारा क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दिस डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ना इस डेल्टा टीबी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो लेट्स कम बैक टू द इक्वेशंस। ना पहला टर्म टी नॉट बी रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीबी रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको डेल्टा टीबी को लिखना चाहता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाहता हूँ, इन ऑर्डर टू राइट डेल्टा टीबी एज अ पॉजिटिव वैल्यू, किसको किसको माइनस करूँ? टी नॉट बी माइनस टीबी करूँ कि टीबी माइनस टी नॉट बी करूँ? भाई प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो बेटा टीबी का वैल्यू टी नॉट बी से ज्यादा होगा। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? टीबी माइनस टी नॉट बी। पहला इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या माइनस होगा? टीबी माइनस टी नॉट बी कि टी नॉट बी माइनस टीबी? पॉजिटिव वैल्यू लिखने के लिए डेल्टा टीबी में किसको किसको माइनस करूं? प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है हमारा? बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, तो बेसिकली डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टी नॉट बी। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसकी मदद से अगर आपसे टीबी पूछो तो टीबी कितना हो जाएगा? माइनस टी नॉट बी उधर गया, तो टीबी इक्वल्स डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। ठीक है, इक्वेशन 2 है, बट इक्वेशन 2 आप निकाल सकते हैं अगर आपने पहला इक्वेशन करेक्ट लिख लिया। अब ये जो डेल्टा टीबी है, ये डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी आया। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, हमारे साइंटिस्ट भाई लोगों ने कैलकुलेट किया कि दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं केबी, एंड दिस केबी इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दिस और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्लाइड को एक बार आप देखेंगे आप लोग, दिस केबी इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूं, दिस केबी इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सर अगर आपका सॉल्यूट चेंज हो रहा है बट आपका सॉल्वेंट चेंज है, तो ध्यान रखना केबी का वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगा। दिस केबी इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, ना कि सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आगे जाके मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन कराऊं कि जहां पे मैं सॉल्यूट चेंज करते जा रहा हूं, सॉल्यूट के लेट्स नेचर चेंज कर दिया, शुगर से मैंने ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो केबी का वैल्यू दोनों इक्वेशन के लिए सेम रहने वाला है। कुछ ऐसा चीज को आप ध्यान रखो बिकॉज ये क्वेश्चन में यूज होगा। दिस केबी इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फिक्स्ड है तो केबी का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। भाई पहला सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसी सॉल्यूशन में मैंने पानी ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज कर दी, बट केबी का वैल्यू चेंज होगा क्या? नहीं, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। सो दिस डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम। अब इस केबी के बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत, केबी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो केबी की डेफिनेशन को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मोलैलिटी को 1 कर दिया। जैसे ही मोलैलिटी 1 किया तो डेल्टा टीबी के वैल्यू किसके बराबर आ गया आपका? केबी के बराबर, बिकॉज डेल्टा टीबी क्या था आपका? केबी इंटू एम। So basically, can I say that Kb equals to what? It is the elevation in boiling point for 1 molar solution. एक ऐसे boiling एक elevation in boiling point for 1 molar solution. अगर 1 molar solution है, उसका जो elevation है that is called as Kb. ठीक है ना? Kb की यूनिट क्या होगा बेटा? Tb क्या है आपका?
आपका डेल्टा टीबी है केबी इंटू एम, देयरफॉर केबी कितना हो गया डेल्टा टी बाय एम। अब डेल्टा टीबी चेंज टेम्परेचर का चेंज या तो केल्विन में और सेल्सियस में सेम रहता है, चेंज इज ऑलवेज सेम, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो। 35 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस, और 35 को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और 25 को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेम 10। सो बेसिकली डेल्टा टीबी की यूनिट कुछ भी हो सकती है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोलैलिटी इज बेसिकली मोल्स पर मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो बेटा इट इज मोल्स बाय केजी, तो केजी ऊपर आ गया। सो बेसिकली यूनिट क्या होगी? केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वैल्यू ऑफ केबी। अब क्वेश्चंस में आपको 95% क्वेश्चंस में केबी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, बट अगर क्वेश्चन में केबी का वैल्यू गिवन ना हो तो केबी को आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको सभी इंफॉर्मेशन गिवन हो। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और लगेगा, अगर क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, इट मीन्स वो मान के चलो कि आप केबी निकालना है, आपको खुद कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज आर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टी नॉट बी एफ स्क्वायर। व्हाट इज टी नॉट बी? इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन में गिवन होगा वाटर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम केल्विन में लिखेंगे अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा, उसकी मदद से आप केबी निकाल पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स। यूनिट्स में ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स, ठीक है ना। अब देखिए आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है सर। अब यूनिट्स कैसे डिसाइड करेंगे आप? जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है ना, ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है या तो किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में। बस दो ही यूनिट्स होती है बेटा, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। पहली बात आप उसको कन्वर्ट करेंगे जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल में इंटू 1000 करके। फिर आर की दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक जूल वाली कैलोरी वाली। तो जब आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपका जूल पर मोल में है, जो कि आप नो डाउट क्वेश्चन हो सकता है किलो जूल में दिया होगा, बट आपने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1000 करके, तब आर का वैल्यू आप जूल वाला लिखेंगे, दैट इज 25/3 जूल पर मोल केल्विन। या फिर अगर आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको क्वेश्चन में दिया हो कैलोरी पर मोल में, तब आप आर का वैल्यू लिखेंगे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। सो बेसिकली इस पे डिपेंड करेगा आपने आर क्या लिया। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमेशा बेटा आपका ग्राम में रहेगा, नो डाउट मोलर मास है, हमको ग्राम में पता होता है। टी नॉट भी बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा टेम्परेचर आपका पूरे केमिस्ट्री में हर जगह आपको केल्विन में रखना है, तो ये आपको हमेशा यहाँ पे क्या आएगा केल्विन में। डेल्टा टी भी नहीं ध्यान रखना बेटा, टी नॉट भी है उस प्योर सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसी एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन में अगर आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ना देके आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एंथैल्पी वेपराइजेशन क्या होता है बेटा? एक मोल के लिए कितनी हीट लगी, एनर्जी एंथैल्पी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लेटेंट वर्ड होता है फॉर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो क्वेश्चन में अगर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस दिया होगा ना, तो बेसिकली ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे आ गया, डेल्टा एच अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट विल गिव यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अगेन यूनिट्स वही रहेंगे बेटा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आपका जूल पर ग्राम है, कैलोरी पर ग्राम है, वो डिसाइड करेगा आपका आर का वैल्यू। अगर लेटेंट वेपरेशन आपका जूल पर ग्राम है तो आर का वैल्यू 25/3, कैलोरी पर ग्राम है तो आर का वैल्यू 2। टी नॉट भी टेम्परेचर हमेशा खा रहेगा आपका केल्विन में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है बेटा, बिकॉज यूनिट्स में आपसे गलतियां बहुत होने की चांसेस होती हैं। क्यों सर? या जनरली बच्चों को कन्वर्जन का ध्यान ही नहीं रहता, जैसा दिया वैसे सब्स्टिट्यूट करिए, फॉर्मूला याद है बस सब्स्टिट्यूट करिए। नहीं, आर की दो वैल्यूज है आपके पास, 25/3 जिसको 8.314 जूल पर मोल। तो आर की वैल्यू किस में, जूल में है या फिर कैलोरी में है? आर का वैल्यू जूल में लोगे तो डेल्टा एच भी आपका जूल पर मोल में होना चाहिए या कैलोरी पर मोल में होना चाहिए, जब आर का वैल्यू 2 कैलोरी देंगे। बाकी सब वैल्यूज आपको पता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है ना। सो एक रिलेशन और बन गया यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो देयरफॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू सॉरी लेटेंट हीट डेल्टा एच वेपराइजेशन को मिलेगी, लिख सकता हूँ डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऐसा ही बस एक रिलेशन एक और बना सकते हैं पंचायतों कि 1 ग्राम के लिए इतना पता है, तो मोलर मास मींस 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो वाले किसके बराबर मिल जाएगा, आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन के बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना।
ना केबी ऑफ वाटर आपको क्वेश्चन में जनरली 90% क्वेश्चन में आपका सॉल्वेंट फिक्स होता है बेटा, वाटर ही होता है, बिकॉज 90% क्वेश्चन में आपका सॉल्वेंट फिक्स्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि आपको केबी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको एटलीस्ट याद हो। आप इतनी बार यूज करेंगे कि आपको याद हो जाएगी। आई रिकमेंड एवरीवन कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। सो मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलूंगा, टी नॉट बी का वैल्यू कितना होता है वाटर का केस में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टी नॉट बी कितना हो गया 100 प्लस 273, कितना आ गया 373 केल्विन, ठीक है ना। लेटेंट हीट इवेपोरेशन होता है आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। तो जब आप के बी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर विच इज 2 कैलोरी इंटू 373 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट इवेपोरेशन दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से जो के बी ऑफ वाटर आएगा, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, वैसे क्वेश्चन में देगा बेटा, बट स्टिल याद रहे तो बहुत अच्छी बात, इट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? देखो 90% क्वेश्चन में सॉल्वेंट वाटर है, हो सकता है सामने वाला एग्जामिनर आपसे एक स्टेप और क्वेश्चन करा रहा है, आपसे क्वेश्चन लेटेंट हीट प्रिपरेशन देके आपसे केबी ऑफ वाटर भी बोले कि निकालो, फिर आके प्रोसीड करो। इससे बेटर केबी ऑफ वाटर आपको याद रहे। केबी ऑफ वाटर होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है आपका 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। नाउ ये समरी है। सो बेसिकली फर्स्ट ग्रीन वाला ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और नीचे वाला ग्राफ आप क्या पर आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो बेसिकली ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज टीवी, दिस इज टी नॉट बी, सॉरी उल्टा गलत लिख दिया क्या अपन ने, उल्टा लिख दिया अपन ने, ठीक है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना। ये हो गया आपका टी नॉट बी, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हो गया टी बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, सो दिस डेल्टा टीबी इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का वैल्यू लिखेंगे टीबी माइनस टी नॉट बी, ध्यान रखें नॉट टी नॉट बी माइनस टीबी, इट इज टीबी माइनस टी नॉट बी बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और प्रॉपर्टी में नाम है बेटा एलिवेशन, बढ़ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए टीबी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा। एंड डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या है, केबी इंटू एम। केबी का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, नहीं दिया है तो नीचे वाले रिलेशन को यूज करके आप केबी भी निकाल सकते हैं। एम इज मोलैलिटी, ठीक है ना, सभी टर्मिनोलॉजीज आपको नीचे मैंने नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फिर दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम साथ में करेंगे बिकॉज दोनों प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले सेम है, तो हम दोनों को साथ में कवर अप करेंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, गर्मी लग रही है यार, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारा सेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 22 मिनट्स का हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सो हम दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कवर अप कर लेंगे। नॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहली बात ये पे समझ में आ गया कि डिप्रेशन मीन्स घटना, तो बेटा जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं, आप घर पे लेट से बर्फ जमा रहे हैं, और आपने उस सॉल्यूशन में आपने लेट से आपने नींबू पानी बना दिया, आपने वहाँ पे शक्कर ऐड कर दी, शक्कर ऐड करके जब आप उस पानी को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो चुका है। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होना स्टार्ट नहीं करेगा, इट हैज टू बी डिक्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर चुका है मेरा, दैट इज कॉल्ड इट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट की पहली डेफिनेशन क्या होती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपके, वो जब लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है तो जो सॉलिड है ना, उस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो। सॉलिड ऑल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ वेपर प्रेशर, तो ऐसा टेम्परेचर, अब भाई अल्टीमेटली सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होता होगा बिकॉज सॉलिड की टेंडेंसी बहुत कम होती है वेपर स्टेट में जाने की, बहुत कम, क्या 0 के बराबर होती है, बेसिकली इनका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। तो आप अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे कम करते 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 आप अपने टेम्परेचर इतना कम कर दोगे सो दैट आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हैज नॉट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉलिड सॉल्वेंट। इस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ये पानी है, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा,
बट भाई जब ये पानी फ्रीज होगा, जब वो आइस बन जाएगा, नो डाउट उस आइस का वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। जीरो बोलते हैं अपन, बट एक्चुअली इट इज नॉट जीरो, थोड़ा बहुत होता है वेपर प्रेशर। तो बेसिकली इसको इतना, इसका टेम्परेचर इतना कम कर दूं मैं कि सो दैट इस पानी का वेपर प्रेशर नाउ हैज बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द आइस। दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको एक और डेफिनेशन में बोला जाता है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में है, दोनों का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेफिनेशन। ठीक है ना। बट मेरे लिए फर्स्ट डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में मेरे को जो टर्मिनोलॉजी है, जो यूज कर रहा हूँ, दैट इज वेपर प्रेशर। कि आपने इसको इतना टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि नाउ दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, जो कि नो डाउट फ्रीज होने की कंडीशन में आ चुका है, इट इज इक्वल टू, उसका जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू द आइस। उस आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है ना। सो तो आपको प्रॉपर्टी में पहले बात प्रॉपर्टी के नाम से समझ में आ रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट मींस आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं अपन। ठीक है ना। अल्टीमेटली देखो, मेरे को आपको ये लेट से ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो बट स्टिल आपको प्रॉपर्टी पता नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। कम होता है इट मीन्स अगर मैं आपके सामने लिखूं टी एफ और एक लिखूं टी नॉट एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, इट मीन्स किसकी वैल्यू ज्यादा होगी भाई? टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो रहा है, डिप्रेशन। तो टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू टी नॉट। टी नॉट एफ इज प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। तो अगर हम आपसे डेल्टा टी एफ पूछूंगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाला हूँ, तो बेटा डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव लिखने के लिए किसको किसको माइनस करूं? तो यहाँ पे माइनस करूंगा बेटा टी नॉट एफ माइनस टी एफ को करूंगा ना, बिकॉज मेरा टी नॉट एफ ज्यादा एज कम्पेयर टू टी एफ। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है आफ्टर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डिप्रेशन हो गया, कम हो गया है। तो इन ऑर्डर टू राइट दिस टर्म एज अ पॉजिटिव वैल्यू, मेरे को टी नॉट एफ माइनस टी एफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कैसे। भाई ये रहा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का। ये जो सॉलिड है, जो सॉलिडिफाई हो रहा है, ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और ये आपका प्योर लिक्विड का लेट से वेपर प्रेशर है। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। तो इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम टी नॉट एफ। ठीक है ना। जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन हैज डिक्रीज्ड, तो ग्राफ कुछ नीचे से जाएगा ऐसा। So this is the vapor pressure of solution containing a non-volatile solute. अब आपने सॉल्यूट सॉल्यूशन में आपने ऐड किया एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सॉलिडिफाई होने के बाद तो बनेगा वाटर ही, आईसी बनेगा ना। तो अल्टीमेटली सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अब वो जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड था वो डिक्रीज हो चुका है। तो बेसिकली अब इस पॉइंट में दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है। ये जो टेम्परेचर है वो ये क्या टेम्परेचर देगा बेटा? इसको बोलेंगे टी एफ, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ से कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? घट रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम। और इसी को बोलते हैं हम डेल्टा टी एफ, जिसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर मेरे को पॉजिटिव लिखनी है बेटा, मेरे को किसको किसको माइनस करना है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ करना है, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था बेटा, तो वहाँ पे टीबी माइनस टी नॉट बी था, टीबी माइनस टी नॉट बी था, बिकॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव लिखने के लिए मैं किसको किसको माइनस करूंगा बेटा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सो अगेन टी नॉट एफ क्या है बेटा? आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट वर्ड लिखते ही। टी एफ क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव लिखने के लिए बेटा किसको किसको माइनस करूं? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो रहा है, डिप्रेशन। तो क्या हो गया? टी नॉट एफ ज्यादा हो गया, तो बेसिकली डेल्टा टी एफ इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है ना। सो अगर मेरे को इसकी मदद से अगर मेरे को टी एफ निकालना पड़े, टी एफ कितना हो जाएगा बेटा? टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। सॉरी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया,
तो मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ये तो था, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट एरर। ठीक है ना? सो बेसिकली आपका टीएफ का वैल्यू कितना आ गया? देखो टीएफ इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? टी नॉट एफ माइनस डेल्टा। इसको याद नहीं करना, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर आपको लॉजिकली आप निकाल पाते हैं तो टी एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना पड़े तो टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ के बराबर होगा। टी नॉट एफ जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे वाटर के केस में टी नॉट एफ आपको पता है बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है। डेल्टा टी एफ आप निकालोगे कैसे? नीचे वाले एक्सप्रेशन की मदद से कि डेल्टा टी एफ ऑन एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताया गया, इट कम्स आउट टू बी के एफ। Kf is known as a constant for solvent. Again, it is a constant for solvent. और इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोला था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सभी बच्चे देखेंगे Kf इज अ कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए बेटा, अगर मैंने सॉल्यूट चेंज कर दिया बट सॉल्वेंट फिक्स्ड है तो सॉल्वेंट का Kf का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना? सो अगेन केएफ की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला सब कुछ सेम चल रहा है बेटा। मोलालिटी को 1 किया तो डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर हो गया। सो बेसिकली केएफ की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। यूनिट सेम हो गई, सेम फॉर्मूला है तो फॉर्मूला केएफ की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। 95% क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा। 5% क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स करना है जेई एडवांस वालों को, हो सकता है केएफ की वैल्यू ना दे, तो आपको इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम, आर इंटू मोलर मास सॉल्वेंट इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। यहाँ पे क्या ट्रांजिशन क्या हो रहा है बेटा? फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्यूजन। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। यूनिट्स का खेल सेम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको जो देगा बेटा, अगर फ्यूजन जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में, ध्यान रखना क्वेश्चन में किलो जूल पर मोल है बट इसको आप जूल पर मोल में लिखेंगे बिकॉज आपको आर का वैल्यू जूल पर मोल में पता है 25/3 है 8.314। अगर आपको किलो कैलोरी पर मोल में दिया है तो आप उसको कैलोरी पर मोल में लेंगे, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे आप 2 कैलोरी पर मोल में करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अगेन वाटर के केस में याद रहे बिकॉज 95% क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन बोलो कि बेटा सॉल्वेंट तो आपका पानी ही रहता है बेटा, जिसमें टी नॉट एफ आपको पता है बेटा। टी नॉट एफ कितना है आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता है 80। तो अगर इसको सॉल्वेंट के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा विच इज आर 2 इंटू टी नॉट एफ दैट इज 273 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर कितना, फ्यूजन ऑफ वाटर कितना 80। तो उसकी एफ का वैल्यू आता है आपको सॉल्व करके, इट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन होता है बट स्टिल आई रिकमेंड कि आपको याद रहे। कोई चीज याद रहने पे कोई बुरी बात नहीं है। इट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, देता है क्वेश्चन में बट स्टिल आई रिकमेंड कि वाटर का के बी कितना है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। वाटर का केएफ कितना है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। सर क्यों बोल रहे हो वाटर के लिए याद करने के लिए? यार मैक्सिमम केस में हमेशा हमारा सॉल्वेंट वाटर ही रहता है। ये एक्सपेक्ट्स कि आपको बेटा वाटर का टी नॉट एफ और टी बी, तो टी नॉट बी पता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स बेसिकली 373 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। केबी का वैल्यू याद रहे, बहुत अच्छी बात, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और केएफ का वैल्यू याद रहे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। याद रहे तो बहुत अच्छी बात बेटा। ठीक है ना? छोटी मोटे एप्लीकेशंस बता दूं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। जैसे क्या होता है जनरली जो हमारी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, इसका एप्लीकेशन आप सुनना बेटा, आपने देखा होगा कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पे हमारा स्नो बहुत होती है, तो वहाँ पे स्नो को मेल्ट करने के लिए जनरली क्या करते हैं, वो ट्रक्स लेके जाते हैं, रोड्स में सॉल्ट सॉल्ट छिड़क देते। सॉल्ट बेसिकली NaCl, NaCl विच इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे आपने सॉल्ट को छिड़का, अब बेटा वहाँ पे जो चीज़ बन गई है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो चुका है। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो पहले पहले से प्योर वाटर था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट लाइक से 0 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अब क्या हो गया, कम हो चुका है। बेसिकली वो जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है बाय एडिंग द सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट के ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो चुका है। तो भाई तुमको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो बेसिकली सॉल्ट ऑटोमेटिक हमारी वाटर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट हैज नॉट रिड्यूस टू सम अदर वैल्यू -5 -6 -7 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? सो बेसिकली यहाँ पे नमक छिड़क देते हैं, ऐसे रोड में जाते हैं ट्रक पे ट्रक नमक छिड़क दिया जाता है। ठीक है ना?
दूसरा क्या रहता है, जनरली आपने देखा होगा कि हमारा जो रेडिएटर होता है, जो हमारे इंजन को ठंडा करने का काम आता है, आपकी जो ऑटोमोबाइल होती है, जो व्हीकल्स होती हैं, वहाँ पे आपके ऑटोमोबाइल के चारों ओर क्या होता है, एक लिक्विड फ्लो करता है। और वो लिक्विड क्या करता है बेटा, वो लिक्विड क्या करता है, जब आपका इंजन गर्म होता है तो उस इंजन को गर्म करते समय जो इंजन गर्म होता है ना, उसकी पूरी हीट को एब्जॉर्ब करता है। पुराने ज़माने में आपको बता रहा हूँ, पुरानी मूवीज़ में, बहुत पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि गाड़ी बहुत देर तक चलती थी ना, तो पूरी गाड़ी से धुआँ-धुआँ निकलने लगती, स्टीम निकलने लगती, जीपी मूवीज़ में आता था पहले, बहुत पुरानी मूवीज़ में। बेसिकली क्या होता था, पहले रेडिएटर में हम सिर्फ़ पानी लगते थे, पानी। वो पानी एकदम भाप की तरह दिखता था आपको। बट आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल रेडिएटर में आपका एक रेडिएटर फ्लूइड भी डलता है बेसिकली, वो जो कि पानी और इथाइलिन ग्लाइकोल का मिक्सचर होता है। ना इसका पर्पस क्या होता है? पहली बात तो वो नो डाउट वो उसकी जो एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न क्या रहता है इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड करने का, कि जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ टेम्परेचर भाई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो भैया आपका रेडिएटर का अगर पानी फ्रीज़ कर गया, तो बेटा वो जब कंटीन्यूअसली फ्लो ही नहीं करेगा, तो वो कैसे गर्माहट को, वो तो फ्रीज़ हो जाएगा। जनरली वो रेडिएटर में लिक्विड हमारा फ्लो करता रहता है इंजन के चारों तरफ। इंजन के चारों तरफ ऐसे पाइप लगी रहती है, उस पाइप में पानी ऐसे फ्लो करता रहता है ऐसे कंटीन्यूअसली, और वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता रहता है। निकाल लिया, हीट कम, इंजन गरम नहीं होता, फिर आपका मस्त चलाओ गाड़ी। तो बेसिकली ग्लाइकोल के ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, उस पानी का और कम हो जाता है। तो बेसिकली हमारा रेडिएटर फ्यूल्स जो फ्लूइड है, वो फ्रीज नहीं होता, हमारा पानी उसमें फ्रीज नहीं होता, ठीक है ना। और ऐसे ही कुछ छोटा मोटा एप्लीकेशन की है, जो आपको सी वाटर होता है, सलाइन होता है, बेसिकली उसमें बहुत सारा नमक होता है, और यही रीज़न होता है कि आपका जो सलाइन है, आपका जो सी वाटर है, उसकी जो सरफेस है वो फ्रीज जाती है, बट बॉटम में वो फ्रीज नहीं होता। इसके कारण हमारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर पाती है, बिकॉज नॉर्मली कोल्ड कंट्रीज में 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचना एक आम बात है। और वहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस में पूरा का पूरा समुद्र अगर फ्रीज हो गया बेटा, तो हमारे जो जानवर हैं, जो सी एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, सी वाटर बीइंग सलाइन इन वाटर, सलाइन बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत सारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होने के कारण उतनी जल्दी फ्रीज नहीं कर पाता, उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। सरफेस वाले फ्रीज कर गए भाई, बिकॉज वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में सरफेस के, नो डाउट फ्रीजिंग पॉइंट हमारा उस लेवल तक पहुँच चुका है जो होना चाहिए, -7 तक पहुँच चुका है, और -7 का टेम्परेचर था, वो फ्रीज कर गया। बट अंदर तक उतना ठंडक नहीं आई, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा ऑलरेडी बहुत कम है। पानी का टेम्परेचर आपका हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो, -1 हो, -2, बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो चुका है, -7 या -8 हो चुका है। बिकॉज क्यों? बिकॉज में काफ़ी सारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है, नमक है, और इसी कारण हमारी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर पाती है इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक एप्लीकेशन है ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा इसके, कुछ ऐसा खास नहीं होता। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हेन 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्या हो रहा है बेटा? पहली बात, आपका सॉल्वेंट फिक्स्ड है, यूरिया ऐड किया आपने, क्या आपने यूरिया ऐड किया, क्या आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, कितना, 30 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला याद रहे बेटा आप लोगों को, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको याद होना है, NH2CO NH2, और इसका मोलर मास आता है आपका 60, याद रहे तो बहुत अच्छी बात बेटा, एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ग्लूकोज का मोलर मास 180, शुगर का मोलर मास 342, याद रहे, जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। सो आपसे पूछा जा रहा है कि उस जो आपने 30 ग्राम यूरिया ऐड किया, तो उस पानी का अब नया बॉइलिंग पॉइंट और नया फ्रीजिंग पॉइंट बताया आपको, केबी ऑफ वाटर और के एफ ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है, जो कि देगा। लेट्स सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बेटा। अब मेरे को पता है सर डेल्टा टीबी का वैल्यू होता है, इट इज केबी इंटू एम। सर डेल्टा टीबी तो देखते हैं, निकाल लेंगे। केबी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 0.52। मोलैलिटी निकालना है ना, व्हाट इज मोलैलिटी, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विच इज कितना हो गया, 30/60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है बेटा आपका, 100 ग्राम है, सो इट इज 100/1000, ठीक है ना। सॉल्व करना है क्या, चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। ये हो गया 1/2 ऊपर, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर डेल्टा टीवी कितना हो गया आपका, इट इज 0.52, 3/60 का 0 0 कैंसिल, ये 1/2 हो गया, और 1/10 इंटू 10 हो गया। तो डेल्टा टीवी कितना हो गया आपका, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 0.52 इंटू 5 के बराबर हो गया ना, 2.6 आ गया। अब देखो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट, डेल्टा टीवी पता भी है, अभी हमको डेल्टा टीवी पता है, पूछा हमसे, पूछा क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका सॉल्वेंट वाटर है, तो सॉल्वेंट के केस में आपको पता है कि सॉल्वेंट का T0 बी कितना होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस, और
सॉल्वेंट का टी नॉट एफ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब आपको वाटर के केस में आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, कोई और सॉल्वेंट होगा तो देगा, बट वाटर ऐसा सॉल्वेंट रहेगा, एक्वा सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको टी नॉट बी और टी नॉट एफ आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। ये आप मान के रखे, ये देगा ही नहीं। ये तो बच्चे को पता हो जाता है यार कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो नॉट टीबी, अब डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एलिवेशन मीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, इट इज टीबी माइनस टी नॉट बी है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 2.6 के बराबर। अब अगर आपने, अब इस एक्सप्रेशन से हमको टीबी निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट टीबी, ठीक है ना। तो टीबी का वैल्यू कितना हो गया, 2.6 प्लस टी नॉट बी। अब डिपेंड करेगा आप टी नॉट बी किस में रख रहे हैं। अगर आपने टी नॉट बी को डिग्री सेल्सियस में रखा तो आपको टीबी भी डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, इसको मैं एक्सप्रेशन को ऐसा नहीं लिखता भाई। आपने लेट से, आपने अगर अपने टी नॉट बी को आपने रखा लेट से 100 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा देयर फोर टी बी कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.6, तो दे से कितना हो गया 102.6 डिग्री सेल्सियस। ये आपका वेपर प्रेशर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आपने टी नॉट बी को केल्विन में रखा, सॉरी पेज ऐड करना पड़ेगा क्या, ठीक है ना। अगर आपने नो ऑल्सो भाई डेल्टा टीबी क्या था आपका, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज टीबी माइनस टी नॉट बी का वैल्यू कितना है आपका 2.6 आया। तो अगर आपने टी नॉट बी को 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन, तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया आपका 2.6 प्लस 373 कितना आ गया आपका, इट इज 375.6 केल्विन। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आपने एक केल्विन में निकाल के दिया, एक सेल्सियस में निकाल के दिया, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अब आपसे फ्रीजिंग पॉइंट, आपसे डेल्टा टी एफ ही पूछा गया है, तो डेल्टा टी एफ भी सेम होगा बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऑल्सो नाउ, नाउ फॉर डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या, अगेन इट इज के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ तो हमको निकालना है, अभी देखेंगे। के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको प्योर वाटर के लिए कितना 1.86। मोडालिटी तो हमारी सेम आएगी, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, 1/2 इंटू 10 आई थी। तो ये वैल्यू डेल्टा टी एफ कितनी आ गई आपके पास। सो अगर अगेन मैं 1.86 इंटू 5 करूँ, सो आगे 9.3, और इट इज डेल्टा 3। अब वो 9.3 इट कैन बी इन डिग्री सेल्सियस ऑल्सो और केल्विन, कोई भी रख सकते हो आप। चेंज है बेटा, चेंज है, चेंज कैन बी इन एनीथिंग, चेंज सेम रहेगा बेटा आपका, चाहे केल्विन में माइनस करो चाहे डिग्री सेल्सियस में करो। आप ट्राई कर लेना खुद 2-3 करके, आप उसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस करो और उसी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो भी डिफरेंस लो सेम होता है। तो चेंज इज ऑलवेज सेम, तो चाहे डिग्री सेल्सियस हो केल्विन हो सेम रहेगा। डिपेंड करेगा कि अब आप कौन सा डेल्टा टी एफ क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान रखे बेटा, तो किसका किसका माइनस हो, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव लिखने के लिए, डेल्टा टी एफ को पॉजिटिव लिखने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, सो आई राइट इट एज टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखूंगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ, बट इज वैल्यू इज इक्वल्स टू 9.3। नॉट टी नॉट एफ, अगर आपने टी नॉट एफ को आपने डिग्री सेल्सियस में रखा, लेट से 0 डिग्री सेल्सियस रखा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो 0 माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू 9.3। दिस इंप्लाइज टी एफ कितना हो गया -9.3 डिग्री सेल्सियस। और आपको दिख रहा है डेटा से कि सर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देखिए सॉल्यूशन कम हो गया, पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया -9.3 डिग्री सेल्सियस। अब इसी फ्रीजिंग पॉइंट को आप केल्विन पे भी निकाल सकते हैं। एक पेज और ऐड करना पड़ेगा भाई। ऑल्सो कि अगर आपने टी नॉट एफ को आपने लिख दिया भाई 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन हो गया 273 केल्विन, तो उसको आपको एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यू कितनी होगी, आपने टी नॉट एफ माइनस टी एफ का वैल्यू आपका कितना है सॉल्व करके 9.3 आया, ठीक है ना। तो टी नॉट एफ को आपने रखा कितना है 273 माइनस टी एफ इक्वल्स टू कितना हो गया 9.3। तो देयरफॉर ये भी आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज 273 माइनस 9.3 कितना केल्विन आएगा। सो 273 सॉरी 273 माइनस 9.3,
263.7, सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखें। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है भाई साहब? छोटी छोटी बातें हैं, बट एग्जाम्स टाइम्स में आपसे यही गलतियां होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। एक बात तो पहली बात, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है आपका आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, आपको दोनों जगह कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है कि आपसे इसी क्वेश्चन को आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रख के आपसे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर ले, तो आपको दोनों पे निकालना है। आपको डेल्टा जो वैल्यू मिलेगा इट कैन बी इन डिग्री सेल्सियस केल्विन, दोनों में सेम होता है। डिपेंड कर रहा है कि आप टी नॉट एफ को या टी नॉट बी को किस यूनिट में रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टी एफ या टी नॉट टी भी मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। क्या दिया क्वेश्चन में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन बाय 100.13 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन है, क्या एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है आपका, और आपको एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया 100.13 डिग्री सेल्सियस। नो डाउट सर, उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है और हमको पता है हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। आपको बॉइलिंग पॉइंट तो पता है उसी सॉल्यूशन का, टीबी पता है, आपसे टी नॉट, आपसे टीएफ पूछ रहा है, नॉट टी नॉट एफ, आपसे टीएफ पूछ रहा है। अगेन आपको डेटा में केबी ऑफ वाटर एंड केएफ ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है, जो कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। सिंपल क्वेश्चन है। हम हमको पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो हमको पता होता है यार, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो कैन आई यूज दैट एक्सप्रेशन कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है सर, केबी इंटू एम। अल्टीमेटली मैं इस इक्वेशन की मदद से मैं मोलैलिटी निकाल लूंगा, और उसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन है उसको सेकंड एक्सप्रेशन में पुट अप कर दूंगा, किसमें, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। के एफ पता है, एम पता है, तो डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। डेल्टा टी एफ मिल जाएगा तो टी एफ मिल जाएगा, बिकॉज डेल्टा टी एफ क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ मेरे को पता है वाटर का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सो इस फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा टीबी कितना हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है और दिख भी रहा है। सो इट इज 100.13 माइनस 100 इज इक्वल्स टू के बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 0.52 इंटू मोलैलिटी निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.13 इक्वल टू 0.52 इंटू मोलैलिटी। दिस इज माई इक्वेशन 1। ठीक है ना, आई थिंक ये 4 टाइम्स जा रहा है, 3 4 12 0.52 डिवाइड 13 करेंगे तो ये कैसे 4 टाइम्स आएगा। वैल्यू मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है। देखो मोलैलिटी कितनी होगी आपकी 1/4। ठीक है ना। नाउ अब आपके पास पेज और ऐड करना पड़ेगा। नाउ अब आपके पास सॉल्यूशन फिक्स्ड है बेटा, उसकी मोलैलिटी कितनी है, उसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है 1/4। आपको क्वेश्चन में के एफ क्वेश्चन में दे रखा कितना 1.86। तो देयरफॉर डेल्टा टी एफ क्या हो जाता है आपका के एफ इंटू एम। के एफ का वैल्यू कितना है 1.86, एम कितना है 1/4। अब डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या है, व्हाट इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाता है, सो इन ऑर्डर टू राइट डेल्टा टी एफ एज अ पॉजिटिव वैल्यू, मैं किसको किसको माइनस करूंगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम मींस टी एफ का वैल्यू कम है, तो इसको लिखूंगा बेटा मैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू 1.86 डिवाइड बाय 4, कितना आएगा 0.465। अगेन बच्चों पार्टीज ये चेंज है, सो इट कैन बी इन डिग्री सेल्सियस और इट कैन बी इन केल्विन। डिपेंड कर रहा है आप टी नॉट एफ को किस में रख रहे हैं। अगर मैंने टी नॉट एफ वाटर का मेरे को पता है कि वाटर का टी नॉट एफ होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी एफ करूंगा इज इक्वल टू 0.465। देयरफॉर टी एफ का वैल्यू कितना आ गया, इट इज माइनस ऑफ 0.465 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ क्या है, दिस इज माई आंसर। लेकिन अगर आपने टी नॉट एफ को आपने 273 केल्विन रख दिया, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो 273 केल्विन, माइनस टी एफ इज इक्वल टू 0.465। देयरफॉर टी एफ कितना हो गया आपका 273 माइनस 0.465, 273 माइनस 0.465 सॉल्व करके कितना आ गया 272.535 केल्विन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। काफ़ी मेहनत लग जाती है भाई समझाने करने में,
बट आई थिंक आपको क्लियर है। या तो आप इसको ऐसे भी जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसमें सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करना है तो +273 कर दो, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएँगे। आपको बार-बार इक्वेशन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 273 ऐड कर दो 0.465 में, -0.465 में, तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन कन्वर्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ भी आ जाएँगे। तो आप कोई भी तरीके से आप पहुँच सकते हैं। ठीक है ना? नाउ आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन्स आई विल पुट इट एज़ अ होमवर्क। आप प्लीज़ बच्चे इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट मेरा वीडियो लेंथी ना हो जाए, इस चक्कर में वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। नाउ बोथ आर द गुड क्वेश्चन्स, क्वेश्चन्स दोनों अच्छे हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। सो बोथ आर द गुड क्वेश्चन्स, हम इन दोनों क्वेश्चन्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन हमारा अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा, फिर वीडियो बहुत बोरिंग हो जाने लगता है और मैं भी नॉन स्टॉप पढ़ाते रहता हूँ, पता नहीं मैं बीच में बातें आप लोगों से बहुत कम करता हूँ। सो आप लोगों को लगता होगा सर बहुत पढ़ाते रहते हैं, नॉन स्टॉप बातें नहीं होती और 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं वीडियो को। सो आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हमारी नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि भाई जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है और दोनों की वैल्यू है क्या? केबी इंटू एम या केएफ इंटू एम। ठीक है? अब वो डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी क्या है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? केएफ केबी आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अगर आपका सॉल्वेंट फिक्स्ड है तो केएफ केबी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो कि आपका ये एप्लीकेशन इन 2 क्वेश्चंस में यूज़ होगा। खासकर इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में मेरा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन के लिए केएफ का वैल्यू सेम है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया वाला। ठीक है ना? So next class we will start with the fourth qualitative property which is known as osmotic pressure. तो next class में osmotic pressure खत्म करेंगे। बहुत सिंपल और प्रॉपर्टी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन विल शिफ्ट टू एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा एक क्लास लेगा और उसके बाद हेनरीज लॉ। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो बचा कुचा पार्ट है कंप्लीट करेंगे, देन विल शिफ्ट टू एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जो 1 से 2 क्लास ले सकता है बिकॉज मैं प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। वहीं पे मेजर क्वेश्चंस मेरे मैक्सिमम वहीं पे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी पार्ट से बनते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। सो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे अपन, फिर हम शिफ्ट करेंगे हेनरीज लॉ, छोटा सा टॉपिक है और हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? सो आज यहाँ से आप लोगों से अलविदा लूंगा। सी यू अगेन टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कब शुरू होंगे तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा मत करो। स्कूल्स पे तो सिलेबस फटाक से कंप्लीट हो जाएगा बेटा, लेकिन अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आपको बोर्ड्स बहुत अच्छे से क्रैक करने हैं और आपको आगे जाके अपने रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम निकालना है, स्टार्ट प्रिपरेशन, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो और बहुत अच्छे से करो। मस्ती मत करो, टाइम पास मत करो कि सर ऊपर-ऊपर से पढ़ाएगा। यार ऐसे पढ़ो कि कल ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? चलिए, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय। एंड प्लीज़ वन मोर थिंग यार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को बताओ कि भाई अभय सर आ चुके हैं अपने चैनल पे और आपको पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो एंड प्लीज़ promote this channel as much as possible. Thank you, Bacha Parties. Till then, take care. Goodbye.